स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज उपस्थित हैं हम आपके बीच एक प्रैक्टिस सेट जो समर्पित है करंट अफेयर्स के लिए, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, जिसमें आपको कुछ चुनिंदा विषयों को पढ़ना है, जिसमें हमने आपके लिए संकलित किया है कुछ इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न जो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा सदुपयोगी होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, कोहाला पनबिजली परियोजना किन दो देशों के बीच की परियोजना है? दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन है। कोहाला पनबिजली परियोजना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यह इसका बी सही जवाब है। पाकिस्तान और चीन के बीच में यह परियोजना स्थापित की जा रही है। दोस्तों भारत इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोहाला परियोजना को स्थापित कर रहा है। यह परियोजना झेलम नदी पर निर्मित की जा रही है। भारत को इसका विरोध करने का जो सबसे बड़ा कारण है कि यह एक पाक अधिकृत जगह है और इस पर किसी तरह की परियोजनाओं की स्थापना सही नहीं है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह आज की सबसे करंट इशूज से है। भारत और चीन के बीच हो रहे सीमा विवाद में इनमें से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि जो 4 क्षेत्र हैं इनमें कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें जो हॉट स्प्रिंग गोगरा या पेंगोंग लेक या गलवान रिवर वैली, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि ये तीनों क्षेत्र डिस्प्यूटेड एरिया हैं इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन यहाँ पर जो बी ऑप्शन है कच्चा विथु, जो कच्चा विथु है यह डिस्प्यूटेड एरिया तो है, लेकिन भारत और चाइना के बीच में ना हो करके बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच का डिस्प्यूटेड एरिया विवादित क्षेत्र रहा है। तो 2 का बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे चुना गया है? दोस्तों यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसका जो सही जवाब है वह एम नेत्रा। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह एक छोटी सी 13 वर्ष की तमिलनाडु की बच्ची जिसे यह पुरस्कार मिला है और जिसके माध्यम से उसे विश्व के बड़े बड़े नेताओं से लोगों के कल्याण के लिए बात करने की अपॉर्चुनिटी या और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो जाएगी। यह तमिलनाडु के एक सैलून संचालक की बेटी है, जिसके पिता ने इसकी परवरिश और पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, लेकिन उन्होंने कोविड महामारी में लोगों की इस पैसे से मदद की और इसकी पहल एम नेत्रा ने करी है। तो इस तरह से एम नेत्रा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व महासागर दिवस जो प्रत्येक वर्ष 8 जून 2020 को मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। हम आपको बता दें कि दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण और औद्योगिकरण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए जो हमारी ये सस्य श्यामला वसुंधरा के लिए सबसे बड़ी उत्तरदायी जो ये समुद्र हैं, जिनके वजह से हमें वर्षा प्राप्त होती है, उसको मनाने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन सी जो है इसका सही जवाब है। चौथे का सी यहाँ पर सही जवाब है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो 5वां प्रश्न है, दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर गर्त जो लगभग 36,000 फीट यानी कि 10,972 मीटर की सतह तक गहरी है पहुंची। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ए डॉक्टर कैथी शुलियान। हम आपको बता दें कि यह नासा की अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर कैथी शुलियान ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है और वहाँ जा कर के करीब इन्होंने 90 मिनट का समय बिताया। दोस्तों यह जो जगह है वह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरी है।
आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और उस प्रश्न से आगे बढ़ने से पूर्व एक बार हम आपकी मनःस्थिति को बता दें। जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं, बहुत से अभ्यर्थी जो हमारे संपर्क में हैं, हमारे ग्रुप में हैं, जो हमारे पेड मेंबर हैं, जो निरंतर हमसे नित्य नई नई सुविधाएं जीके के पोर्शन की तैयारी के संदर्भ में प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों की मनःस्थिति मैं देख रहा हूं, आपकी मनःस्थिति मैं देख रहा हूं। विज्ञापन के प्रकाशित न होने को लेकर के आप पूरी तरह से निराशा की स्थिति में हैं। दोस्तों, एक बात आप ध्यान में रख लें, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। अपने को विचलित करने की आवश्यकता नहीं है, निराशा को हावी न होने दें। हम आपको बता दें, विज्ञापन अवश्यंभावी है, पद खाली हैं, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये और बात है कि इन किन प्रकारेण जो ब्यूरोक्रेसी है उसके वजह से यह पब्लिश्ड नहीं हो पा रहा है, लेकिन यह निश्चित तौर पर पब्लिश होगा। एक माध्यम है कि आप डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से इसका अपोज कर सकते हैं। आप डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से, आप ट्विटर के माध्यम से इसका अपोज करते रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए। हम आपसे यही कहेंगे, क्योंकि अगर जिस दिन विज्ञापन निकला और उस दिन आपने यह देखा कि आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई या बाधित हो गई, तो उस दिन आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप विरोध करते रहें, लेकिन अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, हम आपसे ही गुजारिश करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2019 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस रैंकिंग के अकॉर्डिंगली भारत का पूरे विश्व में वर्तमान में 5वां स्थान है, जबकि 21.4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ अमेरिका प्रथम स्थान पर है, जबकि 2.9 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ भारत 5वें स्थान पर कायम है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, विश्व की बहुत सारी कंपनियों ने वर्तमान में मुकेश अंबानी की जियो मंच में हिस्सेदारी की है। इनमें से कौन कंपनी जो यहाँ 4 दी हुई हैं उसने जियो की हिस्सेदारी की कंपनी नहीं है? तो मुबाडाला, सिल्वर लेक और फेसबुक, इन्होंने तो अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, जबकि प्यूमा ने अभी तक जियो मंच में हिस्सेदारी नहीं ली है। प्यूमा इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न जो है वह पुरस्कार से संबंधित है। इसमें से किसे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित होने वाली जो यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन हैं, कृतिका पांडे इसका सही जवाब है। कृतिका पांडे को एशिया रीजन में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो कृतिका पांडे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। भारत के उस प्रसिद्ध वकील का नाम बताइए, लॉयर का नाम बताइए, जिसे जनवरी 2020 में महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त होने वाले भारत के इन 4 लॉयर में से, वकीलों में से जो नाम है, सही नाम है, वह है हरीश साल्वे। हरीश साल्वे इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले में भारत का पक्ष रख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह आपके एजुकेशन से संबंधित है। इंडिया रैंकिंग 2020 जो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा जारी की गई है, शिक्षा मंत्री मैंने इसलिए नाम रखा क्योंकि HRD का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, के अनुसार महाविद्यालय श्रेणी में किस संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? हम आपको बता दें, यहाँ पर जो 4 कॉलेज दिए हुए हैं उसमें मिरांडा हाउस दिल्ली ने प्रथम स्थान इस रैंकिंग में प्राप्त किया है। इस वर्ष मिरांडा हाउस
फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। तो 10वें का डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों एक बार पुनः हम आपको बता दें, जैसा कि मैं बताते रहा हूँ, कि जब भी आपको लगे कि आपकी तैयारी बाधित हो रही है, जब भी आपको लगे कि आपको प्रॉपर निर्देशन की ज़रूरत है, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जीके की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। कई क्वेरीज हमारे पास आती है कि सर 140 कटअप था, मैं 138 ला पाया, मैं 139 ला पाया, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैंने उन्हें सलाह दी या आपको भी सलाह दूंगा कि अपनी जीके की है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है आप यहाँ स्क्रीन पे, आप उस पर संपर्क करके मुझसे जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं और अपने इस इम्पोर्टेंट जो आपका यह बेस एक तरह से कहा जाए हायर एजुकेशन सिलेक्शन का, उसके लिए आप प्रॉपरली तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना की शुरुआत की है। हम आपको बता दें कि कोविड-19 के इस पैंडेमिक में बहुत सारे उद्योगों की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। इस संदर्भ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहाँ के निवेशकों को इस तरह की योजना की शुरुआत की है, जिसमें उन्हें बहुत सारे कंपनियों से अप्रूवल की, बहुत सारे ऑफिसेस से अप्रूवल की छूट प्राप्त हो जाएगी, जिससे वे अपने उद्योगों को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर सकें। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम क्या थी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 जो कि प्रत्येक वर्ष प्रशांत चंद्र महालनोबिस जैन के नाम पर मनाया जाता है, और यह जो है प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। और इस बार जो इसका थीम था वह था सी, इसका सही जवाब होगा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग इस बार का इसका थीम था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है किस देश ने अपने नए जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। इस तरह का जासूसी उपग्रह स्थापित करने वाला देश इजराइल है। दोस्तों इजराइल और ईरान में जैसा कि आप जानते हैं सदैव युद्ध की स्थिति बनी रहती है, और इससे उसकी जानकारी को लेने के लिए, उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर नज़र रखने के लिए इजराइल ने इस तरह के उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 14वें प्रश्न की तरफ, और यह प्रश्न है भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला किस जगह पर आए चक्रवाती तूफान से लोगों को बचाने के लिए किया। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम आपको बता दें इसका जो सही जवाब होगा वह होगा मेडागास्कर, यानी डी इसका सही जवाब होगा। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में आए चक्रवाती तूफान से हुई भीषण तबाही से लोगों को बचाने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत 29 जनवरी 2020 को करी थी। तो मेडागास्कर इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कोविड-19 महामारी में वंदे भारत अभ्यास किस अभियान का हिस्सा था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उसको देखना है और बताना है कि यह किस अभियान का हिस्सा था। तो हम आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब होगा वह डी होगा, क्योंकि विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को कोविड-19 महामारी के समय वापस लाने के लिए जो अभियान चलाया गया था, विदेश से स्वदेश वापस लाने के लिए, उसे वंदे भारत अभियान का नाम दिया गया था, जिसके तहत पहले चरण में अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और कुछ खाड़ी देशों सहित 12 देशों से लगभग 14,800 भारतीयों को भारत लाया गया था। जबकि इसके दूसरे चरण की शुरुआत 16 मई से लेकर के 13 जून के बीच चलाया गया, और फिर यूरोप और लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया के और खाड़ी देशों से सहित
32,000 भारतीयों को एयर इंडिया के माध्यम से 162 उड़ानों के तहत भारत लाया गया। तो वंदे भारत अभियान किसके लिए फेमस हुआ? तो विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए। डी इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है नसीम अल बहार सैन्य अभ्यास भारत के साथ, जो सैन्य अभ्यास हुआ उसमें भारत के साथ कौन सा देश सहभागी बना? तो हम आपको बता दें कि नसीम अल बहार जो सैन्य अभ्यास था वह भारत और ओमान, यानी कि डी इसका सही जवाब हुआ। यह जो नौसैनिकों के बीच में यह अभ्यास हुआ था, जिसे गोवा के समुद्री तट पर 2020 जनवरी में संपन्न किया गया था, और इस तरह से यह डी इसका सही जवाब हुआ, भारत और ओमान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और दोस्तों अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है? अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। तो हम आपको बता दें बी इसका सही जवाब होगा। यह जनजातीय मंत्रालय द्वारा जनजातीय युवाओं को, आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स की शुरुआत की गई है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हुआ वह हुआ बी, 17 का बी सही आंसर हुआ। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने प्रगति नामक पहल किस क्षेत्र में सहायता उपलब्ध कराने के लिए की है? दोस्तों इस तरह के प्रश्न आयोग में आते रहे हैं, तो लिहाजा आपको इसकी प्रैक्टिस चालू रखनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सफलता के नज़दीक होंगे। क्योंकि आपको अगर सफल होना है तो आपको निरंतर मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपका मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से है, आपके कर्मण्यता से है, आपकी उद्यमशीलता से है, आपकी अपनी मेहनत से है। प्रतिद्वंदियों की बात, प्रतिभागियों की बात, प्रतियोगियों की बात आप दिगर कर दें। आप जिस सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसके प्रति आप समर्पित हैं दोस्तों, उसके प्रति आप लग जाएं, क्योंकि अगर आप हौसला रखते हो सफलता पाने का तो करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनने से ज़्यादा देखना पसंद है। हम एक बार पुनः आपसे कहेंगे कि अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। आप आयोग का विरोध करें, आप निदेशालय का विरोध करें, आप सरकार का विरोध करें, आप डिजिटल स्ट्राइक करें, सब कुछ आप करें, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखें। मेरी गुजारिश बार बार आपसे यही है। मेरा चैनल सदैव आपकी तैयारी के लिए समर्पित है, और मैं इधर उधर भटकने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ जीके पोर्शन की तैयारी के लिए समर्पित हूँ। मैंने इधर उधर के बहुत सारे न्यूज़ आपको देना बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने जीके पोर्शन के लिए समर्पित कर दिया है इस चैनल को। और हम आपसे आशा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका जवाब दे दें कि यह प्रगति नामक पहल जो है फेसबुक ने करी है, जो कि सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, वह है महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों 18 का जो सी होगा वह इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां कॉप सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां कॉप सम्मेलन जो है, जो कंजर्वेशन फॉर ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो CMS पर 13वें कॉप सम्मेलन का जो आयोजन हुआ दोस्तों, वह हम आपको बता दें कि 15 से 22 फरवरी के बीच जो है यह गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ।
गुजरात का गांधीनगर यानी गुजरात इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और जो अगला प्रश्न है वह थोड़ा टेक्नोलॉजी से है लेकिन करंट से है। कह रहा है कि नवंबर 2019 में जारी सुपर कंप्यूटरों की सूची में तीव्रतम सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया है। तीव्रतम सुपर कंप्यूटर घोषित करने की बात की गई है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो हम आपको बता दें कि यह जो सम्मेलन हुआ था इसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर के रूप में उभर कर आया, जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, समिट, ये जो है इसका सही जवाब है। यह अमेरिका का सुपर कंप्यूटर जिसे दुनिया का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो आप सियरा देख रहे हैं इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया और यह भी अमेरिका का ही सुपर कंप्यूटर है। जबकि जो आप तिहानवे 2A देख रहे हैं यह 5वें स्थान पर रहा, जो चीन का सुपर कंप्यूटर है। जबकि प्रत्यूष जो आप चौथा ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, यह भारत का सुपर कंप्यूटर है जिसे 57वां यानी 57th रैंक प्राप्त हुआ। प्रत्यूष और मिहिर को 100वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि भारत के 2 सुपर कंप्यूटर ने 100 स्थानों में अपनी जगह बनाई। लेकिन जो आपका प्रश्न है उसमें सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर कौन रहा, तो समिट बिलोंग्स टू USA। समिट इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21, और यह कह रहा है नमूना पंजीकरण प्रणाली। दोस्तों हम आपको बता दें कि नमूना, यह जो सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, इसका जो मेन सेंसस से मतलब नहीं होता है। यह गणना 2018 में हुई थी और उसकी रिपोर्ट अभी आई है। उसके अनुसार भारत के निम्न राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर किस बड़े राज्य की अंकित की गई है। तो हम आपको बता दें कि सर्वाधिक जो जन्म दर अंकित की गई है वह बिहार की अंकित की गई है नमूना पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत 2018 के अनुसार। यहाँ 2011 और 2021 की बात नहीं की जा रही है। तो 2018 के अनुसार 26.2 प्रति हज़ार जो जन्म दर रहा है बिहार का, और बिहार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह थोड़ा स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, आप जानते हैं। तो यह प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रश्न हो गया है, क्योंकि टेस्ट मैच की 143 क्रिकेट के टेस्ट मैच के 143 वर्ष के इतिहास में पहली बार कौन सा टेस्ट मैच कोविड-19 महामारी के कारण बिना दर्शकों के खेला गया। यानी इसमें कोई दर्शक की पार्टिसिपेशन नहीं थी और बिना दर्शक के स्टेडियम खाली थे। वह कौन सा टेस्ट पहली बार कोविड-19 में खेला गया। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह टेस्ट इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला गया। यह 117 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस वायरस के बाद किसी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में GDP में कितनी गिरावट दर्ज हुई है। दोस्तों यह प्रश्न आज का यक्ष प्रश्न हो गया है। पूरी भारत की जनता इस प्रश्न से आतंकित है, घबराई हुई है, क्योंकि यह पहली बार ऐसा हुआ है, कई वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की जो GDP है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद है, अप्रैल से जून तक इसका ग्रोथ रेट में 23.9%, यानी कि डी इसका सही जवाब हुआ कि गिरावट दर्ज की गई है। हम आपको बता दें कि हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गिर गई है कि अगर स्थितियां सामान्य हुई तब भी इसको रिकवर करने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। तो यह बड़ी ही भयावह स्थिति है। देखिए गवर्नमेंट इसको कैसे रिकवर कर पाती है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, 24वें प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 में पहली बार भारत चैंपियन बना। यह सत्य है, लेकिन सह विजेता का नाम आपको बताना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह जो
फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड का आयोजन कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से पहली बार ऑनलाइन किया गया था। लेकिन यह बीच में एक फीडे का मतलब आप समझ लें, फीडे जो है यह एक फ्रेंच शब्द है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इसेस, यह फ्रेंच नाम है। यद्यपि इसे द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं, और जो इसका जो सही आंसर होगा वह रूस होगा। लेकिन इसकी वजह हम आपको बता दें कि रूस और भारत दोनों को इसका संयुक्त विजेता इसलिए घोषित करना पड़ा कि ऑनलाइन चेस के दौरान ही chess.com जिस सर्वर को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी, अचानक वह बाधित हो गई, और उस स्थिति में दुनिया के बहुत सारे देश के लोग इसको देख रहे थे, और इसके वजह से या और भी जो वजह थी chess.com की सर्वर के बाधित होने की वजह से भारत और रूस दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित करना पड़ा। चेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। तो 24 का भी इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर रखा गया? तो हम आपको बता दें कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट में भारतीय राज्यों के निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है, और इसका उद्देश्य चुनौतियों और अवसर को पहचानना होता है, सरकारी नीतियों को बढ़ाना होता है, और इस तरह के कार्यों में गुजरात ने बाजी मार ली, और इस तरह से आप गुजरात इसका सही जवाब होगा। 25 का सी इस सही जवाब होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? जैसा कि आप जानते हैं कि जियो के आने के बाद इन दोनों टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और आइडिया की हालत खस्ता हो गई थी। इन लोगों ने एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित कर लिया था, बावजूद इसके ये अलग अलग नामों से ये कार्य कर रहे थे, लेकिन बीच में इन्होंने इसको रीब्रांडिंग करने की बात करी, और रीब्रांडिंग करते हुए इन्होंने VI यानी कि वोडाफोन और आइडिया रीब्रांडिंग करके नया नाम दिया, यानी कि ए जो है इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरी पूरी जो आपको प्रश्न देने की जो परंपरा होती है उसमें मैं कोशिश करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपसे कि मेरा यह प्रयास रहा है कि हम आपको उन्हीं चीज़ों से अवगत कराते रहें जो आपके लिए ज़रूरी हो, और सिर्फ हम प्रश्न लेकर पढ़ने में विश्वास कभी नहीं किए। हमने सदैव आपको समझाने का प्रयास किया जिससे आप उन चीज़ों को आत्मसात कर सकें। और मैं कई बार कह चुका हूं कि आप विद्वान हैं, आप चक्रवर्ती हैं, आपने PhD किया है, आपने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हासिल की है। आपको सिर्फ वही बता सकता है जो आपके समकक्ष हो। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़े से निर्देशन की ज़रूरत है। और दोस्तों, एक बार हम और बता दें आपसे कि इसमें GK ऐसा नहीं आता कि आपको बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। आप IAS PCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको बहुत डिटेल्स जानने की ज़रूरत है। आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है जिससे चीज़ों को आप पकड़ सकें। आप अपने विषय में महारत हासिल किए हुए हैं, यह बात सभी जानते हैं। बस GK की गाइडलाइन को पकड़ लीजिए, और उसी गाइडलाइन की परंपरा का अनुकरण करते हुए मैंने जो साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट है उसको इस प्रश्न के तहत चुना है। और वह यह प्रश्न कह रहा है कि DRDO के किस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी व्हीकल्स डेमोन्स्ट्रेशन के सफल परीक्षण के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन, मतलब अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया? तो हम आपको बता दें कि चौथा स्थान प्राप्त करने वाला जो भारत यह जो किया है वह स्क्रैम जेट, जो 20 का सही जवाब हुआ। स्क्रैम जेट के परीक्षण के बाद जो परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में जो APJ अब्दुल कलाम जो टेस्टिंग रेंज है, जो आइलैंड्स है, वहाँ से यह 7 सितंबर 2020 को यह परीक्षण किया गया। यह सुपर हाइपरसोनिक जो इंजन है, जो ध्वनि से भी 5 गुना
तेज चलता है। यह परीक्षण भारत ने किया और भारत को इस परीक्षण के बाद भारत उन चौथे देश में पहुंच गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। तो स्क्रैमजेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। भारत का सबसे बड़ा पिगरी प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो हम आपको बता दें कि मेघालय इसका सही जवाब होगा। यह देश की सबसे बड़ी वह परियोजना है पिगरी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसको नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वित्तीय सहयोग से लॉन्च किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है जो आज दुनिया के लिए बहुत राहत देने वाली बात है। यद्यपि WHO से लेकर के यह विवाद चल रहा है, बावजूद उसके दुनिया का वह पहला देश जिसने कोरोना वैक्सीन को आम जनता के लिए जारी कर दिया है, तो वह देश बनने वाला है रूस बन चुका है। बी इसका सही जवाब होगा। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। तो बी इसका सही जवाब हुआ रूस। दोस्तों एक बार पुनः आपसे गुजारिश है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न की तरफ। मैंने नेपाल के राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि नेपाल जो हमारा उत्तरी पड़ोसी है, जिसने हमारे लिए बड़े ही दुखदाई कार्य किए हैं, अपने मानचित्र में हमारे उन 3 क्षेत्रों को सुगौली ट्रीटी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया है। तो यह थोड़ा सा करेंट इशू था। चीन तो परेशान कर ही रहा है, नेपाल ने भी चीन के बहकाव में आकर के परेशान किया। तो हमने वहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन हैं इसकी बात करने के लिए इस प्रश्न को चुना। तो विद्या देवी भंडारी जो हैं इस समय नेपाल की राष्ट्रपति हैं और शी इज़ द फर्स्ट फीमेल नेपाली हेड ऑफ स्टेट। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। यह अक्टूबर 2015 से वहाँ के राष्ट्रपति हैं। KP शर्मा ओली जो कि अभी बहुत विवादित रहे हैं, इन्होंने तो भगवान राम की जन्मभूमि को भी नेपाल में बता दिया था। ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड जिनको जाना जाता है, वहाँ पे अब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, जबकि राम वरण यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। बहरहाल आपको विद्या देवी भंडारी को याद रखना है इस प्रश्न के बनस्पत। इसी के साथ दोस्तों यह 30 प्रश्नों की करंट अफेयर्स की श्रृंखला समाप्त होती है। करंट अफेयर्स का सिलेबस बहुत ही व्यापक है, इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि निरंतर आप प्रैक्टिस करते रहें, निरंतर अपनी तैयारी करते रहें, सकारात्मक बने रहें। धन्यवाद।